तो चलिए साथियों, एक बार एक बड़ी खबर है। वो खबर ये निकल के आ रही है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में, उसको अमेरिका ने जो है कि किडनैप कर लिया है। अमेरिका ने जो है वेनेजुएला के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं 2026 में, उनको किस किस लिए गिरफ्तार किया है और क्या बोल के किया है। तो बोला है, ये अमेरिका ने बोला है कि वो अमेरिका के अंदर जो है ड्रग्स भिजवा रहे थे, ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, और मशीन गन जो हथियार है उनको सप्लाई कर रहे थे। और ये जो है, ये और इनकी पत्नी जो है, आपको पता है होना चाहिए कि ये वही वेनेजुएला है जो विश्व के सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला पे एक तरह से कहा जाएगा ना कि जो साम्राज्यवाद इम्पेरिटिज में है, जो साम्राज्यवाद है वो एक तरह से हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरे अनुमान से ये नया साम्राज्यवाद है, और जो कि रूस, अमेरिका और चीन इसको आगे बढ़ाते हैं और बढ़ा रहे हैं। जो जैसा कि चीन ने कब्जा कर रखा है आपको तिब्बत पे, चीन ने कब्जा कर कई सारी जगहों पे दावा किया है, भारत के कई हिस्सों पे किया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, कई सारी सीमाएं जो हैं उस पे किया है। ठीक उसी प्रकार से नया तरह से शोषण करने के लिए अफगानिस्तान पे शोषण किया। या वही अफगानिस्तान है जो भारत का हिस्सा है, जो भारत पाकिस्तान था, पाकिस्तान का ही अपना ही भारत है, यानी पाकिस्तान से जो बट गया अफगानिस्तान। और वहीं पे अमेरिका ने अटैक किया था। और अभी हाल ही खबर ये है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जो है, दोनों की अमेरिकी जो अ, खुफिया विभाग है उसने एक तरह से एक ऑपरेशन सिंदूर, या एक तरह से वो अपना किए हैं, और वहाँ के राष्ट्रपति को ही किडनैप कर रखा है और लेके अमेरिका में आ गए हैं गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार तो कर ही लिए हैं, किडनैप एक तरह से कहा जाएगा कि वहाँ की ना तो सेना को भनक लगा, आप सोचिए, ना तो वहाँ के अब ऐसा नहीं है। वेनेजुएला जो है सऊदी अरब जैसे देश है, सबसे बड़े तेल उद्योग है, वहाँ पे तेल ही होता है वेनेजुएला में। तो अमेरिका जो है डेमी कैंडिडेट बनाता है, और अमेरिका जो है, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तरह से समझ में ये आता है कि ये जो देश है अमेरिका जो है ना, ये भारत को क्या देखते हैं, चाहे रूस भी है ना, ये भारत को एक तरह से व्यापार देखते हैं। ये कभी स्किल साझा नहीं करते, ये कभी टेक्नोलॉजिया जो है, टेक्नोलॉजी या तरीके एक तरह से कहा जाएगा हिंदी में, उसको ये लोग नहीं साझा करते हैं। ये लोग हथियार बेचते हैं, चाहे वो रूस हो गया। अब देखिए, रूस कब्जा कर रहा है, त्रिकोणीय ये सब है, पूरे विश्व पे राज कर रहे हैं भाई साहब। और ये मोदी वोदी ना कुछ नहीं है, आरएसएस के ये लोग है ना। चलिए आगे देखते हैं कि भारत यहाँ पे क्या खड़ा है, और हम भारतीय या भारत के लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि भाई साहब, वेनेजुएला जो है आपका, जो वहाँ पे सबसे बड़ा तेल, कच्चा तेल, वहाँ पेट्रोलियम डीजल बनता है। तो हुआ क्या है, आज 3 जनवरी के तड़के में जो है एयर स्ट्राइक किया है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि साम्राज्यवाद जो यानी इम्पेरेटिज्म जो है वो क्या होता है। तो साम्राज्यवाद एक तरह से समझा जाए कि होता क्या है। क्यों लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की, भाई कहने का मतलब ये, अमेरिका कह रहा है कि इलीगल रूप से राष्ट्रपति हो गए। तो भाई इलीगल से तो विपक्ष भी, प्रधानमंत्री मोदी को भी विपक्ष कह रहा है कि इलीगल तरीके से वो आए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को टांग ले जाओगे हमारे इंडिया से? हम्म? ऐसा नहीं ना, क्योंकि तुम्हारी फटती पड़ी, क्योंकि भारत थोड़ा सा मजबूत देश है। तो है ना, ये तो वो हुआ ना कि मतलब कि सबसे पहले देखिए हुआ क्या है। आज 3 जनवरी को जो है अमेरिका में जो है ऑपरेशन नाम दिया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर अपने यहाँ मोदी जी ने किया था, इससे आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। वैसे ही अमेरिका ने जो है वेनेजुएला पे आज जो है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, 3 जनवरी 2026 अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मुदुरे, मतलब समझिए वहाँ का पावर, जो प्रधानमंत्री का अपने यहाँ होता है ना, वेनेजुएला में जो सबसे बड़ा तेल उद्योग क्षेत्र का है, उसको वहाँ के जो राष्ट्रपति उसी को ही उठा लाए सब, है ना। निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया
फोरेसेस फ्लोरेस, ठीक है, फ्लोरेस हैं, सिलिया फ्लोरेस उनकी पत्नी है, को काराकास में उनके घर से पकड़ा। दोनों को हेलीकॉप्टर से अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस IWO जीमा ZIMA पर ले गया है, फिर भी न्यूयॉर्क अमेरिका लाया गया है। तो वहाँ दोनों पर नार्को टेररिज्म ये होता है कि नार्को टेररिज्म मतलब नार्को ये होता है कि तस्करी और आतंकवाद की साजिश, ऐसा अमेरिका ने बोला है कि जो है वेनेजुएला जो है दवा की सप्लाई करता है और दवा से जो पैसे पाता है तो उस पैसे को अमेरिका में जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है मास्को के सहारे। तो भाई ठीक है, तो भाई तुम्हारे ही अमेरिका जी जो है, अमेरिका भाई आपकी कहाँ गई, कैसे आपके लोगों तक दवा पहुंच जा रही है भाई, कैसे मेडिसिन पहुंच जा रहे हैं, कैसे ड्रग्स पहुंच जा रहे हैं। आप तो बहुत कोका सिंह हैं, आप तो है ना, आपके पास कैसे पहुंच जा रहे हैं भाई। ड्रग तस्करी और आतंकवाद की साजिश कर रहे हैं, आतंकवाद है तो ठीक है यार, तुम कोर्ट जाते, तुम उठा के क्यों लेके आ गए, ये तो क्या कहा जाएगा ना। यूक्रेन ऐसे रूस जो है यूक्रेन को जबरदस्ती ऐसे कर रहा है। 2022 से वहां युद्ध अभी भी यूक्रेन पे जारी है, अभी भी तबड़तोड़ वहां पे हो रहा है। और यहाँ पे जो है अमेरिका जो है आपका आपको बलि का बकरा बनाया है वेनेजुएला को। तो इसमें जो है ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद की साजिश, कोकेन आयात की साजिश, मशीन गन रखने जैसे गंभीर आरोप है। मतलब अमेरिका ने कहा है कि वो मशीन गन रखते हैं। अरे अरे भाई तुम्हारे पास कौन कौन से गन है, तुम लाइसेंस अब बना के दोगे हैं। तो ठीक है, इन्होंने आरोप लगाया है, ठीक है, ड्रग तस्करी और आतंकवाद की साजिश, कोकेन आयात की साजिश बताई गई है अमेरिका के द्वारा, मशीन गन रखने के जैसे गंभीर आरोप है। मुकदमा न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में चलेगा, संभवतः सोमवार से शुरू होगा, यानी कल से सोमवार में जो उनकी कोर्ट जो है वहां से सुनवाई है। सिलिया फोरेसिस पर भी अलग से आरोप है, जैसे रिश्वत लेना और ड्रग ट्रैफिकर्स से मिलना, दोनों अभी अमेरिका हिरासत में है। और यह जानकारी जो है अमेरिकी सरकार न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, फॉक्स न्यूज आदि विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि हुई है कि ये चीज बोला गया है। तो चलिए हम लोग नया ये जो बातें आ रही है खुल के आ रही है कि नेपोटिज्म है ना, ये क्या है। और तो सबसे पहले ये साम्राज्यवाद वही साम्राज्यवाद है जिसके तहत ब्रिटेन ने भारत पे जो है पूरी तरह से भारत के ऊपर क्या किया, भारत के ऊपर कब्जा किया, भारत का दोहन किया, भारत का मतलब क्या नहीं किया है ना। कितनी शर्म की बात है ना, इस्लामाबाद से लाहौर से लेके और है ना अफगानिस्तान के काबुल से लेके है ना, जितनी आपकी है ना भाई साहब, ये बांग्लादेश के जो ढाका है और जितने ये अपने देश के जो है ना, ये सारे देश के, ठीक है, इन सब पे कब्जा किया ब्रिटिश ने। और ब्रिटिश ने जापान पे भी, ये ब्रिटिश वही है ना, सबसे पहले ये लोग आजाद हुए थे, सबसे पहले अपना संविधान बनाए थे अपने, जो वहाँ का राजा था ना, सबसे बड़ा फ्रांस से भी पहले आंदोलन जो हुआ था 1400 कुछ ईस्वी में, वो ब्रिटेन में हुआ था है ना। और उसके बाद फ्रांस 1789 में जाके जो है आजाद होता है, ठीक है। तो 1600 सॉरी, ब्रिटेन जो है 1600 की 1688 ईस्वी में वहाँ पे युद्ध होता है। और मतलब एक तरह से कहेंगे कि गृह युद्ध हुआ था, और उसमें बहुत जान माल की खतरा तो नहीं हुआ था, लेकिन वो 100 वर्षों तक लगभग चला। और 1600 1700 18 1600 1700 यानी 100 वर्ष तक मतलब ब्रिटेन में जो है गृह युद्ध छुड़ा रहा। वहाँ पे जो तानाशाह राजा के खिलाफ प्रदर्शन हुए और वो हटा। और एक तरह से बोला जाता है कि जो वहाँ पे जो ब्रिटेन जो है वहाँ के राजा को उसके बाद नेशनलिज्म राष्ट्रीय राष्ट्रीय तरह से उसको जोड़ा गया, राष्ट्रवाद का उदय हुआ ब्रिटेन में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि अ, ठीक है भाई, अगर वेनेजुएला में जो है आपका कोकीन था, वेनेजुएला में आतंकवाद था, तो तुम वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कौन होते हैं उठा के लाने वाले यार। तो ऐसे ही देखिए रूस जब करता है यूक्रेन पे करता है, तो यूक्रेन जो है यूक्रेन के तरफ से कोई नहीं है। तब
मतलब रूस के खिलाफ जो अमेरिका भी नहीं बोलेगा, रूस के खिलाफ जो है अमेरिका भी नहीं बोलता है, चीन भी नहीं बोलता है। चीन तिब्बत पे कब्जा किया है, दलाई लामा आज भागते फिरे पड़े हैं, है ना। शेख हसीना के ऊपर जो है आज भागते, भारत में शेख हसीना, बांग्लादेश को जो हिंदू हिंदू संघर्ष रीलबाजी कर रहे हो ना, तो बांग्लादेश की शेख हसीना अपने इंडिया में है, दिल्ली में मोदी जी ने उनको सुरक्षा का दे रखा है ना। तो भाई साहब दिल्ली में, है ना, तो वो लोग करेंगे नहीं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जिसने इतना चोरी किया है, इंडिया वाले क्यों रख रखा है, तो मारेंगे पीटेंगे ही। तो दुबका दो ना मोदी जी से भाई, उनकी जो शेख हसीना जो है प्रधानमंत्री है भाई, उनको पहुंचा दे वापस, है ना। तो चलिए, तो कुछ और बातों पे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई हुआ क्या, और साम्राज्यवाद भारत में कब, साम्राज्य, अब इसको नया साम्राज्यवाद की तरह से देखा जाएगा कि, तो चलिए इसमें हम लोग वेनेजुएला पे जो है सबसे पहले जो वेनेजुएला पे जो ये जो आतंकवादी अ, संगठन घोषित कर करके उनके ऊपर 2022 से केस चला रहा था, अमेरिका आरोप लगाया था। तो हुआ क्या कि कैसे पहुंचा, सबसे पहले जो ऑपरेशन जो हुआ, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, है ना। इसको क्या है, एब्सोल्यूट रिजॉल्व, पहले ही बोल दिया, एब्सोल्यूट रिजॉल्व मतलब एकदम क्लियर है ना। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व 3 जनवरी 2026 को अमेरिका में 150 से ज्यादा सैन्य विमान, 150, एक दो नहीं उड़े थे भाई, एक हेलीकॉप्टर नहीं है, 150 से ज्यादा विमान, जिसमें F-22, F-35B1 बॉम्बर्स यानी बम बरसाने वाले जो जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स भी थे, है ना, आज जो है इस्तेमाल किए गए। ये विमान जो है 20 अलग अलग बेस, जमीनी और समुद्री जहाजों से उड़े। तो 20 अलग अलग जो है, अलग अलग बेस से, जमीन और मतलब समुद्र से भी उसने उड़ाया, और जमीन का भी उपयोग किया अमेरिका के नौसेना ने, और वहां से उड़ा, और कैरिबियाई जो क्षेत्र है यानी वेनेजुएला के, वहां से वो निकला। मुख्य रूट जो था, कैसे पहुंचे ये लोग, अमेरिका के सैनिक जो है, सबसे पहले समुद्र के ऊपर से बहुत ही कम ऊंचाई पर, यानी समुद्र के अंदर अंदर 10 फीट पानी के ऊपर पर उड़ान भरकर वेनेजुएला पहुंचे, है ना, ज्यादा ऊपर भी नहीं के। हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्सेस इसी तरह आए, सभी लोग ऐसे ही वेनेजुएला पर। इसका कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है किन किन देशों के जमीनी ऊपर से गुजरे। ज्यादातर उड़ानें ओपन सी, खुली समुद्र पर थी, ताकि सरप्राइज बना रहे और पड़ोसी देशों के एयर स्पेस में घुसने की जरूरत न पड़े। कुछ विमान प्यूर्टो अमेरिकी क्षेत्र से लौटते देखे गए, और यूएसएस IWO जिमा जैसे जहाजों कैरिबियन सागर में थे। तो शून्य या बहुत कम देशों में, मतलब एक तरह से कहा जाएगा कि अमेरिका जो है ना, कोलंबिया, ब्राजील या अन्य पड़ोसी देशों के एयर स्पेस का आसपास से ही वो निकला। और तो कहने का मतलब, जो मान लीजिए जो एयर डिफेंस जो थे वेनेजुएला की, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका ने ही दे रखा है, भारत को खरीद के मोदी जी खुश हो रहे हैं, या जो भी हो प्रधानमंत्री हो, दूसरे देशों के जो है, अब पाकिस्तान खुश हो रहा है, अफगानिस्तान खुश हो रहा है। तो भैया एक तरह से, इस तरह से यह एक सरप्राइज अटैक था, इसलिए रूट को गुप्त और समुद्री रखा गया था। तो कैसे बाकी इंडिया के जो लोग हैं, रडार क्यों नहीं बता पाया भाई, हैं? इतने महंगे महंगे सामान खरीद रहे हो, रूस मेरा दोस्त है ना, रूस मेरा दोस्त है, और उसका रडार भारत ने क्यों नहीं वेनेजुएला को सूचना दे दिया कि वो एक दोस्त बन जाता, किसी अन्य देश ने क्यों नहीं दे दिया, जर्मनी कहाँ गया यार, वो इटली कहाँ गई, वो जापान कहाँ गया, जापान की टेक्नोलॉजी कहाँ गई। हम्म। तो हमारा ये है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये है कि वेनेजुएला एक एयर डिफेंस, रडार और मिलिट्री इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो गई। अब बताइए, उसका जो एयर डिफेंस है, रडार है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि अमेरिका ने बहुत उन्नति और मल्टी मल्टी लेयर स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। अब बताइए, मल्टी लेयर स्ट्रेटजी जो इस्तेमाल की है, तो तुमको जो बेचेगा, जो मार्केट में, वो जान नहीं रहा है मार्केट में हमने क्या उनको टेक्नोलॉजी बेचा है। रूस रूस उसको बताएगा नहीं, रूस और ये जानते नहीं है, एकदम जानते हैं। तो साइबर अटैक, सबसे पहले अमेरिका साइबर कमांडो ने काराकास के बड़े हिस्सों में बिजली काट दी थी। अब बताइए, जहाँ पे अटैक होना था वहाँ बिजली, वहाँ पहले से ये लोग पहुंचे हुए थे, है ना।
अमेरिका बहुत दिन से रेकी हो रही थी, बिजली वहां पे काट दी गई, पावर ग्रिड पर हमला किया गया है ना। पहले जहाँ से पावर सप्लाई हो रहा था, मतलब एक तरह से बोलेंगे ना अपने यहाँ कि वहाँ पे जो पावर हाउस था, यानी पावर, उसको अपने यहाँ हाइडल बोलेंगे ना, हाइडल पे उन्होंने अटैक किया। और साइबर कमांड ने काराकास के बड़े हिस्से में बिजली काट दी, पावर ग्रिड पर हमला किया, इससे शहर अंधेरे में डूब गया, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हुए, है ना। जब बिजली ही काट दिया तो बहुत सारे हथियार जो है और रडार जो है तो लाइट से ही चलने वाले हैं ना। तो पहला अटैक वहां पे किया, बिजली पे किया। स्टे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और लो फ्लाइट हेलीकॉप्टर समुद्र से लगभग 100 फीट के ऊपर ही उड़े, जिससे रडार उन्हें पकड़ नहीं सके। इसका मतलब अगर जमीनी सिरा से आप जाते हैं तो रडार काम नहीं करता। स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 F-35 ड्रोन्स RQ-170 ने रडार से बचते हुए काम किया। एयर डिफेंस को एक दो नई जहाज थी भाई, 150 जहाज को ये लोग नहीं उनके एयर डिफेंस नहीं कर पाया ना साइबर। अब समझिए भारत में भी रह रहे हैं और कोई कह रहा है कि हम लोग जवानों के एयरफोर्स के है ना। तो भैया ये बहुत दुखद बात है, एयर डिफेंस को पहले ही नष्ट कर दे। जैसे ही विमान नजदीक पहुंचे, अमेरिकी फाइटर्स और बम्बर्स ने वेनेजुएला के रडार एयर डिफेंस सिस्टम को जैसे रूसी बुक, अब देखिए रूस का वहां सुरक्षा कवच था, वेनेजुएला में रूस के बुक्स M2E मिसाइल सिस्टम था। और मिलिट्री मतलब वेनेजुएला को वेनेजुएला ने रूस से खरीदा था और उसको अमेरिका ने ले जाके उसको उड़ा दिया और मिलिट्री बेस पर हमले किए। इससे सुरक्षित रास्ता बन गया। अब उनके जो सिस्टम में था वही उसी को उड़ा दिया। स्पेस और साइबर सपोर्ट जो है, अमेरिकी स्पेस कमांड और साइबर कमांड ने नॉन काइनेटिक बिना बम के इफेक्टिव इस्तेमाल किए, जैसे जामिंग, सिग्नल ब्लॉगिंग, है ना। महीनों की गुप्त प्लानिंग ये थी, है ना। CIA ने अगस्त 2025 से वेनेजुएला में टीम भेजकर मुद्रों की हर मूवमेंट ट्रैक की। सरप्राइज पूरी तरह से बना रहा, मतलब एक तरह से वहाँ के जो राष्ट्रपति जो है क्या खाते हैं क्या पीते हैं, उनके साथ कुत्ता जो रहता है वो क्या खाता है, यहाँ इतना नजर उन लोगों ने रखा था। एक तरह से ओसामा बिन लादेन को जैसे मारा था अमेरिका वालों ने घुस गए, वैसे ही इनको जो है वहां से गद्दाफी था, है ना, इराक में जो बगदाद में लड़ाई हुई। तो एक तरह से देखा जाए अमेरिका ने चारों तरफ से अपना वर्चस्व बना रखा है। और तो वेनेजुएला की सेना को टेक्निकल सरप्राइज मिला, वे तैयार थे लेकिन अमेरिकी टेक्नोलॉजी और स्पीड से कुछ नहीं कर सके। एक तरह से यही कहा जाएगा, एक हेलीकॉप्टर पर गोली लगी लेकिन ऑपरेशन सफल रहा। यह अमेरिकी सैन्य का ताकत का प्रदर्शन था। तो एक तरह से वो अपना मार्केट अब नया बना रहा है अमेरिका की। हम देखो रूस का जो थे, आप रूस से खरीद रहे हो, भारत को भी वो दिखाना चाह रहा था कि रूस से वो सब खरीदा था, फिर भी वो। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की विस्तृत जानकारी सबसे पहले ये थी। वहाँ CIA जो अमेरिका की खुफिया विभाग है, और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिका की एक गुप्त और बड़े पैमाने की सैन्य कार्रवाई थी जो 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में चलाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरा को गिरफ्तार करना। अमेरिका ने इसे नार्को टेररिज्म, इसके बारे में नार्को टेररिज्म बोला है, यानी ड्रग तस्करी और आतंकवाद, यानी दवाई और ड्रग्स, नशीली दवाइयों को बेच के उसे पैसा जो मिलता है उसको अमेरिका के खिलाफ लगाना। अरे भाई अमेरिका जो है, एक तरह से कहा जाएगा, जब आपके पास अमेरिका के पास भाई साहब, जब अमेरिका के पास खुद ही उतने सारे तो तुम्हारे देश के अंदर तस्करी दवाई कैसे पहुंचा दी गई इतनी है। तुम अपने लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा क्यों नहीं जागरूक किए? तो देखिए हुआ क्या, सबसे पहले तो अटैक करने के लिए अमेरिका ने किया गया। तो ऑपरेशन की योजना की तैयारी, और यह ऑपरेशन कई महीने पहले से चल रहा था और गुप्त योजना का नतीजा था, है ना। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने मुद्रों की हर गतिविधि पर नजर रखी, जैसे वे कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनके पालतू जानवर आदि, मुद्रों के कम पाउंड रहने की जगह कहाँ रहते हैं, या मॉक मॉडल, नकली मॉडल बनाकर स्पेस फोर्सेस ने रिहर्सल किया। बताइए वहां पे स्पेस जो है वहां पे फोर्सेस जो रिहर्सल भी कर चुकी थी, है ना। ये आएंगे तो ऐसे ऐसे करना है ना, फिर भी इन लोगों को भनक नहीं लगा। मौसम की वजह से कुछ दिन देरी हुई।
है ना। लेकिन 2 जनवरी 2026 की रात 10:46 के अमेरिकी समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम आदेश दिया, है ना। उसके बाद ये लोग चले हैं, यानी कई दिनों से मॉक ड्रिल हो रही थी, बताइए, दुश्मन के अंदर घुस के, बाहर नहीं हो रही थी। भारत में तो बाहर बाहर में अमेरिका रूस की सैनिक आपस में क्या करते भाई, करते हैं एकदम बॉर्डर पे, राजस्थान के रेतीलों में करते हैं ना, बम धमाका करते हैं। और ये देखो मॉक ड्रिल कहाँ कर रहे हैं भाई, मॉक ड्रिल, ईवीएम का मॉक ड्रिल कराते हो तुम लोग भाई। यहाँ देखो एकदम वहां जाके मॉक ड्रिल कर रहे थे, 1 महीना 2 महीना किसी को हाथों हाथ खबर ही नहीं लगी, है ना। तो पहला चरण क्या हुआ, 150 समय वेनेजुएला में स्थायी समय जे सुबह 2 बजे, है ना। ऑपरेशन कैसे हुआ, ऑपरेशन कैसे चला, तो वेनेजुएला में स्थानीय समय सुबह करीब 2 बजे शुरू हुआ, अंधेरे में सरप्राइज के लिए। पहला चरण 150 से ज्यादा अमेरिकी विमान F-35, F-22, F-A-18 फाइटर जेट, B-1 बम्बर्स जो थे, B-1 आपके बम्बर्स जो थे वो भी गए थे और उड़ान भरी। इसने वेनेजुएला की एयर डिफेंस सिस्टम, हवाई रक्षा को नष्ट किया। काराकास और आसपास के इलाकों को फोर्ट ट्यूना मिलिट्री कॉम्प्लेक्स आग में धमाके हुए। दूसरे चरण में डेल्टा फोर्स ने, पहले चरण में तो ये हुआ, दूसरे चरण में डेल्टा फोर्स जो अमेरिकी के आर्मी की एथलीट स्पेशल फोर्स और 160वीं स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट के हेलीकॉप्टर्स ने कम ऊंचाई 100 समुद्र तल से मात्र 100 फीट के ऊपर से उड़ते हुए उड़ान भर के, मतलब समुद्र के किनारे किनारे से, ये कहे किसी देश के अंदर से नहीं, काराकास में मुद्रो के कंपाउंड पर हमला किया। एफबीआई की होस्टेज रेस्क्यू टीम भी शामिल थी जो गिरफ्तारी के लिए गई थी। मुद्रो के कंपाउंड में स्टील दरवाजे दरवाजे थे जिन्हें तोड़ने के लिए स्पेशल टूल, ब्लो टार्च आदि इस्तेमाल किया गया। मदुरो भागकर सेफ रूम में छिपने की कोशिश की, लेकिन 30 मिनट से कम समय में उन्हें और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया। एक हेलीकॉप्टर को गोली लगी लेकिन वह सुरक्षित रहा। पूरा ऑपरेशन 2 से 3 घंटे में खत्म हो गया, यानी 2 से 3 घंटा लगा अमेरिका को वहां करने में, लेकिन 2 से 3 घंटे क्या वहां पे खुफिया विभाग को पता ही नहीं चला। 2 से 3 घंटा पता ही नहीं समय क्या होता है। अमेरिका पक्ष से कोई मौत नहीं हुई है, कुछ घायल हुए। वेनेजुएला पक्ष में करीब 40 मौतें हुई, सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। तो मिद्रू को क्या हुआ, तो मिद्रू दंपति को हेलीकॉप्टर से USIWO जिम्मा अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया। फिर गवांतानामो बे क्यूबा होते न्यूयॉर्क लाया गया ना, समुद्र के रास्ते बाहर बाहर। न्यूयॉर्क में उन पर नार्को ट्रेफिकिंग, कोकेन तस्करी और हथियार के आरोपी के मुकदमा चलाएगा। 2020 से इन्वेस्टिगेशन था उनके पे, ना, एलिगेशन लगा था, आरोप लगा था 2020 से। तो अमेरिका का ये दावा है, ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने को और लोकतंत्र बहाल करने के लिए यह किया है। तो बताइए, आप लोकतंत्र की बहाल करने के कह रहे हैं, तो लग रहा है अपने देश में आप कर रहे हैं। बताइए दूसरे के देश के लोकतंत्र का क्या किया आपने, हैं? लोकतंत्र बहाल कर रहे हैं कि आप साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने रहे, साम्राज्यवाद, हैं? बताओ, ये तो वही बात हुई ना कि ब्रिटेन जो है ऑस्ट्रेलिया पे, जापान पे, भारत पे कब्जा करता है। तो चलिए और सुन लीजिए, इसमें ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने और लोकतंत्र बहाल करने के लिए यह किया है। अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला को रन चलाएगा और तेल उद्योग में अमेरिकी कंपनी निवेश करेंगी। अब बताइए, अमेरिका अब ये कह रहा है अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला के ऊपर जो है केस करेगा और तेल उद्योग में अमेरिकी कंपनियां निवेश करेगी, मतलब तेल अब वहाँ का अमेरिका निकालेगा। अब बताइए, ये जब तो जबरदस्ती हो गई है। वेनेजुएला में अब डेल्सी रोड्रिगेज पूर्व वाइस प्रेसिडेंट की अंतरिम भूमिका में है। अब वहाँ पे जो विपक्ष था पहले से जो थे राष्ट्रपति, अब वो उसकी देख रेख कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले ये काम है कि वहाँ पे जो है वेनेजुएला में, देखिए वेनेजुएला में क्या और क्यों हुआ। सबसे पहले बात ये है कि कोकेन जो है, अगर मशीन गन जो है या कोई भी डिवाइस अगर मान ली वहाँ पे मिलती है या,
तो भाई वहाँ का वेनेजुएला के राष्ट्रपति या वेनेजुएला के जो संविधान था, वह कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके तहत वहाँ पे कार्रवाई करवानी चाहिए। तुमको वहाँ घुस के जाके लेके आना बहुत गलत बात है ना। तो अभी देखिए ये जो मुद्रो जो विजेता मुद्रो को जो है 2024 में वहाँ देखिए, जब वेनेजुएला में लंबे समय से राजनीतिक और आर्थिक संकट चल रहा था। मुख्य घटना 28 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी है, जिसमें निकोलस मुद्रो को विजयी घोषित किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और विपक्ष ने इसे धांधली के लिए बताया। जैसे उसके विपक्ष ने बोला कि धांधली, तो हम तो प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे धांधली की, तो अमेरिका के आके उठा के लेके चले जाएंगे प्रधानमंत्री को। हम्म गलत गलत बात है ना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और विपक्ष ने इसे धांधली पूर्वक बताया। विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोजालेल और असली विजेता माना गया। इसके बाद बड़े प्रदर्शन हुए, हजारों गिरफ्तारियों और दमन बढ़ा। 10 जनवरी 2025 को मुंदुरु ने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। अभी 2025 में 10 जनवरी यानी एक साल हुआ था, है ना। 10 जनवरी भी एक साल भी नहीं हुआ था ना। 10 जनवरी को शपथ लिए थे, आज 3 जनवरी को उठा के लेके चले गए लोग, जिसमें अमेरिका और कई देशों ने अवैध माना। संकट की पूरी जड़ें पुरानी है, एक तरह से देखा जाएगा, है ना। तो तो एक तरह से कहा जाएगा कि जो वहाँ का रिसोर्सेज है उस पे जो है अमेरिका जो है कब्जा करना चाहता है तेल भंडार पे। जैसा कि वहाँ के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी है कि अमेरिका अब वहाँ के तेल की जो फैक्ट्रियां हैं उस पे निवेश करेगा। तो सबसे पहले वेनेजुएला का तेल भंडार के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए वेनेजुएला जो है दुनिया के सबसे बड़े सबसे तेल वहाँ निकलते हैं। वेनेजुएला तेल भंडार के बारे में, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणिक तेल भंडार है। सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे बड़ा तेल वहीं पे पाया जाता है। लगभग 303 बिलियन बैरल वहाँ पे तेल है और इसी पे नजर है। वास्तव में आतंकवाद और निकोटिज्म नहीं है, ठीक है। अमेरिका में जो ड्रग्स जो वहाँ के युवा पी के मर रहे हैं या नशा ले रहे हैं, तो वो नशा जो है वास्तव में वेनेजुएला में पाया ही नहीं जाता है, वो केन्या और अन्य देशों से आता है। तो वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणिक तेल भंडार है। हमको पूरा इस पे विश्वास है कि अमेरिका के इसी पे नजर था। लगभग 303 बिलियन बैरल ओपीईसी और ईआईए डेटा 2024-2025 के अनुसार यह वैश्विक कुल का करीब 17 से 18% है। 17 से 18 पूरे वर्ल्ड का लगभग। केवल मान के चलिए कि वेनेजुएला देश जो इसको जिसके प्रधान राष्ट्रपति को अमेरिका ने हाईजैक किया, अब तेल पूरा लेगा वहां से। ज्यादातर भंडार ओरी ओरिनोको बेल्ट में है। वहाँ का उत्तर पूर्वी जो वेनेजुएला का क्षेत्र है, ओरिनोको बेल्ट, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा तेल है। जो हैवी क्रूड ऑयल उत्पादक महंगा लेकिन बड़ा, सऊदी अरब दूसरे नंबर पे। अब देखिए सबसे ज्यादा तेल जो है ना वेनेजुएला में ही होता है, इसीलिए वेनेजुएला को हथकड़ा बनाया है। और सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है ना, 267 बिलियन बैरल वहाँ पे तेल है। जबकि यहाँ पे वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल तेल है। हालांकि मिसमैनेज और प्रतिबंधों से उत्पाद कम हो रहा है, करीब 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो रहा है। वर्तमान राष्ट्रपति वहाँ का जो कहा जाएगा कि वेनेजुएला का पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो था, लेकिन 3 जनवरी 2026 को अमेरिका सैन्य कार्रवाई में उन्हें पकड़ लिया गया और अमेरिका लाया गया है। न्यूयॉर्क मुकदमा चलेगा। अब अंतिम रूप से डेल्सी डेल्सी रोड्रिग्रेज पूर्व वाइस प्रेसिडेंट भूमिका में है, लेकिन विपक्ष एडमुंडो गोजालेज को वैध राष्ट्रपति माना जाएगा। जो स्थिति अभी भी विवाद में वहां पे पड़ी पड़ी है। तो देखिए वेनेजुएला क्या है, वेनेजुएला की जनसंख्या कितनी है, तो चलिए हम लोग वेनेजुएला 2025 के अनुसार जो जनगणना वहां पे हुई है, लगभग 2.25 करोड़ वहां की आबादी है। 28.5 मिलियन है वहां पे। मतलब इतना तो अपने उत्तर प्रदेश में लोग होंगे, है ना। तो लेकिन वहां पे तेल है, इसीलिए कब्जा कर लिया। बताइए जहाँ पे लोग नहीं है। ऐसे ही सऊदी अरब जो है भले कूद रहे हैं वो लोग, हबीबी हबीबी करके नाच रहे हैं गा रहे हैं, ना।
वहाँ कभी भी ऐसे रूस अमेरिका कभी भी कब्जा कर सकते हैं, है ना। एक तरह से देखा जाएगा तो उन यूएई हुआ, इंडिया हुआ, सबको सतर्क रहना चाहिए, है ना। मतलब 2.85 करोड़ जो मिलियन है, और प्रवास संकट से पहले ज्यादा थी, लेकिन लाखों लोग भाग चुके हैं ना, वहां से लोग भाग चुके हैं, ठीक है। वहाँ की राजधानी वेनेजुएला के काराकास है, जो देश का सबसे बड़ा और जीवंत शहर, आधुनिक और ऐतिहासिक दोनों है। फेमस जगह अगर देखा जाएगा तो वेनेजुएला के जो फेमस जगह वहाँ प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। एंजल फॉल्स वहीं पे है। एंजल फॉल्स दो दुनिया भर में मशहूर, दुनिया की सबसे ऊंची झरना एंजल फॉल्स जो है 978 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिरता है, कनाइमा नेशनल पार्क में है। कनाइमा नेशनल पार्क ये भी वहाँ पे वेनेजुएला में तेपुई पर्वत पे जो है झरने और जंगल के लिए जाना जाता है। मार्गरेटला आइलैंड है, सुंदर बीच है वहाँ पे। लास रोस्क स्कारपेलागो है, मेरिडा है, रोराइमा माउंटेन है वहाँ, काराकास है जहाँ से पकड़ा गया है इनको। काराकास फेमस जगह है, बोलीवर स्क्वायर म्यूजियम और माउंट अविला। अन्य शहर जो वहाँ पे औद्योगिक तेल शहर ही है वहाँ पे ऐतिहासिक रूप से। वेनेजुएला बहुत सुंदर देश है, लेकिन वर्तमान संकट से पर्यटन में वहाँ लोग घूमने नहीं जाते हैं ना। और वहाँ की आबादी देख ही रहे हैं आप लोग, एक तरह से बोला जाएगा ना कि 2.5 करोड़ ही है। तो सबसे पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि मुकदमा अगर चलेगा तो सबसे पहले भाई मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका को अथॉरिटी कौन किसने दिया? ये तो जो समझौता जो था विश्व यूनेस्को वाला, तो ये सब ताक पे रख दिया ना। तुम कौन होते हैं दूसरे के घर में जाके घुस के यार? किसी के राष्ट्रपति को ही उठा के लेके चले आए, प्रधानमंत्री को ही उठा के लेके चल रहे हैं, गजब हाल है। तो मुकदमा बताइए। और अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वो ना, अरे यार, तो वहाँ का संसद देता, वहाँ का पार्लियामेंट देता, वहाँ पे 2.5 करोड़ आबादी है, तो तुमने ऐसा कर दिया उस बेचारे के साथ। ऐसे ही कब्जा करते हैं सब। न्यूज अपरा एक तरह से तुम्हारे देश के लोग इंडिया में आते हैं, अमेरिकी आते हैं, कहते हैं हाउ डर्टी हाउ डर्टी, तुम कितने गंदे हो यार। इसकी तो गंदगी जो कहा जाएगा ना, एक तरह से नाले की भी गंदगी नहीं है, तुम्हारे नाक में रगड़ जाए ना, कितने गंदे हो। और मुझे लग रहा है आज अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें जैसे मोदी मोदी चिल्लाते हैं ना, वहां के अमेरिका के लोग ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, यूएस से यूएस से यूएस यूएस चिल्ला रहे हैं। अरे किसी का दोहन कर रहे हो, अब तुम्हारी आत्मा कहाँ मर गई? तुम्हारे धर्म जो है ईसाई धर्म या हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म कहाँ चले गए यार? तुम क्यों वेनेजुएला के ऊपर तुम इतना आ, बताओ, किसी की क्या रिस्पेक्ट रह गई? लगभग 2.5 करोड़ लोगों की, तुम कैसे राजा हो? दमनकारी राजा हो। तो ये रूस चीन, है ना, इन सब से एकदम सतर्क रहिए। आप लोग क्यों सतर्क नहीं रहे, मजबूत रहिए। तो सबसे पहले अमेरिका को अथॉरिटी किसने दिया? अमेरिका इसे अपने कानून के तहत जस्टिफाई कर रहा है कि भैया हम 2020 में इनके ऊपर इंडिक्टमेंट के तहत लगभग $50 मिलियन का इनके ऊपर इनाम रखा था। तो नहीं मिले तो इनको उनको पार्लियामेंट से ही उठा के लेके चले आए। तो क्या गुम हो गया, छुप के रह रहा था कि तुम उठा लाए हैं? तो बिना इजाजत के घर में कैसे किसी के घुस? अमेरिका ने बिना वेनेजुएला की इजाजत के काराकास में सैन्य हमला किया, जिसमें एयर लैंड और सी से ओवरव्यूज फोर्स यूज की गई। अब बताइए, यही वो अमेरिका है जब भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ते हैं, भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है या पाकिस्तान भारत पे करता है, तो कहता नो नो मोदी जी, आई से टू यू, कम बैक, कम बैक माय फ्रेंड, डियर फ्रेंड। अब तुम मोदी जी आप फोन करिए ना और कहिए कि रिलीज द वेनेजुएला प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प आल्सो, प्रेसिडेंट जी मतलब राष्ट्रपति जी, आप जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति जी हैं उनको छोड़ दीजिए। नहीं बोलेंगे जय श्री राम? हैं? अरे तुम लोग के लायक ना ऐसे ही है। यही तुम्हारा पंच परमेश्वर था जिसके कहने पे तुम युद्ध नहीं करते हो, जिसके कहने पे, है ना। बताओ, यही तुम्हारे पंचायत में आता है। यही अमेरिका भारत की पंचायत में आता है। विश्व के पंचायत में इसी को
आगे रखा जाता है। अरे वो खुद राक्षस है, तुम दोनों के बीच भारत पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान को साला वो पाकिस्तान से मिलकर अफगानिस्तान को, है ना, भारत को क्या, तो पाकिस्तान से लड़ो, पाकिस्तान भारत से लड़ो। तो भारत पाकिस्तान में लड़ाई लगा दिया, तो पाकिस्तान भारत का विरोधी हो गया। तो पाकिस्तान को फिर तोड़ के उसके एक हिस्सा था अफगानिस्तान, क्योंकि पटदार है ना, पटदार की मार खा जाओ, हम सोए रहेंगे देखते रहेंगे और मजा आएगा, फलाना का लड़का तो मर गया बिला गया। तो पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान को लूटा, फिर पाकिस्तान को लूटा, फिर इंडिया को लूटा। हाँ, इंडिया को और दो तीन टुकड़े में करने में एकदम, हाँ, तैयार है सब। सब टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, कहिया आंतरिक कलह पैदा हो, जिसके कारण वो मोदी, माय फ्रेंड मोदी, मोदी को रूस और चीन और मोदी को जो है अमेरिका जो मिल के उसको सारा जो है वीवीएम पैड मशीनें दे रहे हैं, जो हाईजेक नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कोई नहीं, कोई टेक्नोलॉजी पकड़ नहीं पा रही, तो कैसे पकड़ पाएगी भाई साहब। और ये कि लोग एक दिन जानेंगे और विपक्ष को उसको तोड़ फोड़ होगी, आपस में मरेंगे सब, हिंदू मुस्लिम करो करते रहो, और शेख हसीना को ला के अपनी हसीना बनाते रहो। शेख हसीना है, क्यों रखे हो उसको भाई, किसी की पत्नी को, हराम है ना हिंदू धर्म में, है। उसको पहुंचा दो ना जिनके घर के हो, उसकी घर की अगर गलत होगी तो वो मारेंगे, डांटेंगे, समझाएंगे कि ऐसे करो, नहीं ये करो, लेकर यहाँ छुपा रखे हो इंडिया में दूसरी की बीबी को, वो भी रानी को एक तरह से, है। चलो भाई, अमेरिका बिना इजाजत घर में घुसकर क्यों उठा लाया, सबसे बड़ी बात यह है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका ने बिना वेनेजुएला की इजाजत के काराकास में सैन्य हमला किया, जिसमें एयर, लैंड और सी जे ओवरवेल्म्स फोर्स यूज किया था। तो चलिए हम लोग तो हुआ क्या था, मामला क्या है, तो मामला सबसे पहला कर्ज लिया, अमेरिका को धमकी दे रहे थे। तो मामला पूरी तरह से ड्रग और ट्रैफिकिंग और नार्को में है। ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब है, ड्रग तो एक तो चलो बेचना है, ड्रग बेच के उसे जो पैसा है वो उसके खिलाफ में लगा रहता है। बताइए, 2.5 करोड़ लोग हैं यार, उत्तर प्रदेश में भी 32 करोड़ लोग हैं, उससे अमेरिका को खतरा हो गया। तो चलिए देखिए ना कितनी बड़ी बात है। तब मामला जो पूरी तरह ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म का है। मुदरे पर आरोप है कि उन्होंने 25 साल की करियर में सरकारी पदों पर कोकेन ट्रैफिकिंग में मदद की, जिससे वेनेजुएला सरकार ने कोस्ट्रेल और पता नहीं क्या क्या इसमें दे रखा है दुनिया भर का नाम। तो धमकी, मुद्रे ने अमेरिका को सीधे धमकी नहीं दी थी, लेकिन 2020 में बाद उन्होंने इंपीरियल एग्रेशन और बोला था ना, नेवर सरेंडर टू थ्रेट्स। इन्होंने बोला था नेवर सरेंडर टू थ्रेट, यानी डर, जो डरा रहा है ना, हम डर के आगे कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो आप उठा लाएंगे, है ना, क्या है। ट्रंप ने मुद्रे को कई बार थ्रेट किया था, डराया था, ट्रंप ने मुद्रे को कई बार डराया था। तो मुद्रे ने बोला था नेवर सरेंडर टू थ्रेट्स, तुम्हारे डर के आगे मैं कभी भी नहीं झुकने वाला हूँ। तो आपने तो क्या हुआ, उसको उठवा लाया, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने का या तेल लौटाने की। लेकिन मुद्रई ने इग्नोर किया है, कोई स्पेसिफिक मिलिट्री थ्रेट मुद्रई की तरफ से नहीं मिली है। वेनेजुएला के, है ना। अब अब इसके बाद जो है सबसे बड़ी बात, ये साम्राज्यवाद क्यों देखा जा रहा है कि अब साम्राज्यवाद वापस में जो है, अ, ये कैसे हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब ही होता है ड्रग बेच के पैसा कमाओ, और पैसा जो है आतंकवाद में किसी देश में लगाओ। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग इम्पीरियल साम्राज्य का सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण और इम्पीरियलिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद में क्या होता है, बड़े बड़े जो देश है ना, वो छोटे देशों को क्या करते हैं, छोटे देशों को क्या करते हैं, कब्जा करते हैं उनके ऊपर, है ना, हर एक तरह से उनका शोषण करते हैं। उसी को बोलते हैं कि ये साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि किसी भी छोटे देश पे जो है बड़े देश जो होते हैं, जैसे गांव में होता है ना कि भाई पर्दार या जो भी है उसके ऊपर कोई कब्जा कर लेता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए,
अ, अमेरिका में जो है हर साल ड्रग का आरोप लगाया है। तो चलिए अमेरिका में जो हर साल जो ड्रग है वो कितने लोग अमेरिका में ड्रग्स से होने वाली मौतें और वेनेजुएला का रोल। 2025 में ड्रग ड्रग जो है ओवरडोज की मौतें लगभग घटी है 2025 में, लेकिन 2025 में लगभग 76,000 से 82,000 लोग जो अमेरिका में नशे से मरे हैं ओवरडोज लेकर के। 2003 में ये 1,07,000 पीक पर थी, लेकिन अब ये डाउन ट्रेंड पे है। ज्यादातर मौतें जो है फेनेंडिक में हुआ है। तो क्या वेनेजुएला अकेला कारण नहीं, वेनेजुएला मुख्य रूप से कोकेन का ट्रांजिट देश है, कोलंबिया से आती है, लेकिन अमेरिका में आने वाली कोकीन सिर्फ 8 से 16% वेनेजुएला से गुजरता है। यानी बाकी का 90% और 95% जो है या 85% कोकीन कहाँ से आता है? वहां पे जाके अटैक करो ना। असल में ये कुछ नहीं है, वहां पे जाके ना उसके तेल वोल का खदान पे जो है ये प्रोड्यूसर नहीं है। और है ना, वेनेजुएला के पास जो मशीन गन का इसने लगाया है कि वेनेजुएला मेड मशीन गन्स कितने, हम तो कह रहे हैं कितने वेनेजुएला के मशीन गनें बनी जो अमेरिका की मौत को हर साल होती है। तो इसमें कोई डेटा नहीं है कि कोई डेटा नहीं मिला है कि वेनेजुएला बनी मशीन गन से जो है अमेरिका में मौतें हो रही है। बेचारे को 2.5 करोड़ आबादी है। आरोप मजदूरों पे है, उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग में मशीन गन और डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, लेकिन ये अमेरिका में घुसे हथियारों से नहीं जुड़े हैं। तो भाई ये अमेरिका आप क्या कर रहे हो? ये शोषण है ना भाई, आप रिलीज करो, रिलीज द प्रेसिडेंट ऑफ है ना वेनेजुएला, रिलीज प्लीज रिलीज द president of Venezuela and his wife also, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। सबसे ज्यादा ड्रग प्रभावित वाला अमेरिका के अगर देखा जाए 2025-26 में डेटा में ड्रग यूज और ओवरडोज के आधार पर टॉप शहरों में कोकेन, ओपियो ओपियोड्स आज पर फोकस करेंगे तो ओमा ओमा जो है नेब्रास्का जो है वहाँ पे ओमा एनी इसको बोलते हैं हाई एस्ट ड्रग यूज प्रतिशत 22.2% ड्रग लोग वहाँ, चूंकि ठंडा इलाका है इसलिए ड्रग वो लोग ज्यादा लेते हैं ना। मेसा ऐसे जो है वहाँ 22.5% आदमी यूज कोकेन है, हाई है, यूज है, कोकेन यूज है। टुल्सा है, ओकला ओकलाहोमा है, फिनिक्स है, एरिजोना है, ओक्लाहोमा सिटी है। तो ये सब अमेरिका की ऐसी शहर है जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, हमेशा नशे में रहते हैं। वेनेजुएला से अमेरिका का कितना कच्चा तेल होता है? तो देखिए सबसे बड़ा यही है मुद्दा है कि वेनेजुएला से अमेरिका। तो 2024-25 में सेक्शन रिलीज के बाद इंपोर्ट्स बढ़े। 2024 में अमेरिका ने वेनेजुएला से करीब 5.88 बिलियन डॉलर पर क्रूड ऑयल कच्चा तेल इन्होंने खरीदा था। और वेनेजुएला में कितना कच्चा तेल है? तो लगभग वेनेजुएला में 300 मिलियन बैरल जो है 2026 के अनुमान के अनुसार जो वहाँ पे तेल है, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा वहाँ पे तेल है, लगभग 40.8 बिलियन ट्रिलियन टन। लेकिन प्रोडक्शन लो है वहाँ पे, संख्या कम है ना। सिर्फ कह रहा है कि पता नहीं, बाप रे, नाइन नाइन के आगे 2 3 5 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 9 लाख बैरल प्रतिदिन एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो भारत जैसे देश जो है कि अगर केवल वेनेजुएला अगर सप्लाई करे तो भारत की सालाना क्रूड एक साल में जो होता है करीब 5.6 मिलियन बैरल जो है प्रतिदिन लगता है 2025 के अनुसार। यानी सालाना 2 के हिसाब से हो गया 2.2 बिलियन बैरल वहां का चाहिए। यानी अगर पूरे रिजर्व में 300 बिलियन है तो सिर्फ भारत को सप्लाई करे तो थ्योरी के साथ अनुसार एक भारत को 150 साल, वो केवल अगर 147 साल तक वो जितना उसके पास तेल है तो केवल भारत को सप्लाई करे ना, इसके हिसाब से तो 147 साल भारत को वही तेल देता रहेगा ना। लेकिन रियल में एक्सट्रैक्शन मुश्किल है, हैवी क्रूड है, प्रोडक्शन कैपेसिटी लो है और ग्लोबल डिमांड ज़्यादा है। भारत जैसे एक बड़े देश को 100 से 150 साल तक सप्लाई कर सकता है अगर फूड कैपेसिटी
पर काम करे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि वेनेजुएला जो है वहाँ पे जो है, वेनेजुएला की कुल जनसंख्या जो है 2026 के अनुसार जो है 2.85 करोड़ ही है ना। वहाँ पे ज़्यादा लोग रह नहीं पाते हैं। तो ये था अमेरिका जो है जिसने बहुत बड़ा एक तरह से जाल में फंसाया वेनेजुएला को। तो ये लोग से, अमेरिका से, इन सबसे बच के रहना चाहिए, है ना। ये सब किसी के नहीं है, ये हमेशा आप लोग को ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहला कि हम लोग का सबसे पहले सोचने वाली बात है, क्या अमेरिका जैसे आधुनिक आधुनिक में वेनेजुएला आदि देशों पर अटैक और रूस यूक्रेन पर आदि देशों पर अटैक साम्राज्यवाद को जीता जागरा उदाहरण नहीं है। इन दिनों में देशों में हमें इन सभी देशों से, यानी चाइना से, रूस से, अमेरिका से बच के रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये केवल भारत के हथियार देते देते हैं, टेक्नोलॉजी या तरीका या स्किल नहीं देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात है कि आ, ये सवाल बहुत ही अच्छा है कि विचारणीय भी है कि आइए हम लोग इसे संतुलित तरीके से देखते हैं। अमेरिका के वेनेजुएला में हालिया सैन्य हस्तक्षेप जो है 3 जनवरी और रूस यूक्रेन पर आक्रमण 2022 से चल रहा है, को कई विशेषज्ञ और अंतरिक्ष पर्यटक जो है न्यू इम्पेरिटिज्म, नया आधुनिक साम्राज्यवाद, इसको अमेरिका को कहा जाएगा, जीते जागते उदाहरण को मानते हैं। दोनों ही मामलों में बड़े बड़े देश छोटे पड़ोसी देशों पर अपना प्रभाव थोप रहे हैं, चाहे संसाधन तेल क्षेत्र के लिए हो या भू राजनीतिक वर्चस्व के लिए। अमेरिका का वेनेजुएला हस्तक्षेप नए साम्राज्यवाद का उदाहरण है। 6 जनवरी 2026 में अमेरिका ने ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजल्व के तहत काराकास पर हवाई हमले किए और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़कर न्यूयॉर्क ले गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला रन करेगा। अमेरिका कंपनी तेल, देखिए, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला रन करेगा, यानी वेनेजुएला को अब अमेरिका चलाएगा ना। और अमेरिकी कंपनियां तेल उद्योग में अरबों डॉलर निवेश करेगी, वहां पे अपनी खोलेंगी, है ना। कई स्रोतों, गार्डन, न्यूयॉर्क टाइम्स, विकिपीडिया इसे नग्न नग्न इसको बोले नंगा ना, इसे तो साफे कह रहा है, अब उसका देश तुम रन करेगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से अब वेनेजुएला पर रन करेगा। ये तो बहुत बड़ी गंदी बात है, इसको तो बोलेंगे साम्राज्यवाद का नंगा नाच है, इस तरह से अमेरिका ने कर रहा है। और यही है अमेरिका जो भारत का पंचायत में उसको मुख्य अतिथि बना देते हैं, हमारे मोदी जी बना देते हैं ना। हम्म? कौन बोलता था नग्न साम्राज्यवाद, नंगा कर दिया साम्राज्यवाद को, जो थोड़ा बहुत चल रहा था, बोला है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला पर रन करेगा। अब बताइए, जाके वहां पे, मतलब अब अमेरिका ही राष्ट्रपति वहां का रहेगा ना कुछ दिनों तक के लिए। कई स्रोतों में अमेरिका हस्तक्षेप में पुरानी परंपरा कर रहे हैं, जैसे 1989 का पनामा इन्वेज या इराक 2003 में। आलोचक डेमोक्रेट्स, चीन, रूस, लैटिन अमेरिका नेता इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन और तेल पर कब्जे की कोशिश बता रहे हैं। कुछ इसे इराक इन्वेजन से भी खतरनाक पूर्व पूर्व उदाहरण मानते। इराक में जैसे ऐसे इसने लूटा था। अमेरिका इसे ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने और लोकतंत्र बहाली का नाम दे रहा है, लेकिन तेल तेल दुनिया के सबसे भंडारण का फैक्टर स्पष्ट है। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण न्यू नए जो है साम्राज्यवाद का हम लोग उदाहरण केस देख सकते हैं। जो घूचू नियर व्लादिमीर जो पुतिन है ना, जो घूचू जैसे दिखता है ना, व्लादिमीर पुतिन जो रूस का, वो वही व्लादिमीर जो रूस की क्रांति के समय व्लादिमीर था ना, वहाँ तानाशाह उसी का, यानी वहाँ राष्ट्रवाद तो आया, लेकिन राष्ट्रवाद को वर्तमान समय में जो वहाँ पे है ना जकड़ ले रखा है यहाँ पे तानाशाह ने, है ना। फिर ही इसका पतन होगा, क्रांति जगेगी रूस में, काहे घबरा रहे। वही मोदी जी लाना चाहते हैं भारत में, है ना, चोरी डकैती करके। तो ऐसा नहीं है, भारत में नहीं हो पाएगा भाई साहब, जल्दी ही यहाँ पे 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर बदलाव हो जाएगा, है ना। तो चलिए, तो एक तरह से देखा जाएगा तो अमेरिका ने बोला है कि ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला पे रन करेगा, यानी अब वेनेजुएला पे राज करेगा, है ना, राजा हो गया। और अमेरिकी
कंपनियां तेल उद्योग में अरबों डॉलर निवेश करेंगी। कई स्रोतों में जो है आलोचक तो समझिए कि आप लोग, रूस का यूक्रेन पे आक्रमण हो गया और अमेरिका यहाँ पे शोषण कर रहा है, चीन तिब्बत को खा गया, चीन उसको खा गया, चीन भारत को खा गया, वो खा गया, रूस का यूक्रेन पे आक्रमण नए साम्राज्यवाद का क्लासिक केस है। रूस यूक्रेन को ऐतिहासिक रूप से भूमि मानता है और पुतिन ने यूक्रेन राष्ट्र की अलग पहचान को नकारा है। यूक्रेन नए राष्ट्र की पहचान को हरा। कई विश्लेषक अटलांटिक काउंसिल विकिपीडिया इसे रूपी नियो इम्पेयो साम्राज्यवाद कहते हैं। पूर्व सोवियत क्षेत्रों में फिर से नियंत्रण की कोशिश की है। क्राइमिया कब्जा 2014, क्राइमिया पे कब्जा है 2014 से चल रहा युद्ध में इसे साम्राज्यवादी विस्तार का उदाहरण मानते हैं। दोनों ही मामले में बड़े देशों का पावर जो है, दोनों ही मामलों में हम देखा जाएगा, दोनों ही बड़े देशों का पावर का इस्तेमाल होता है, छोटे देशों के संप्रभुता पर हो रहा है, जो क्लासिकल साम्राज्यवाद का याद दिलाता है। लेकिन आधुनिक रूप में सैन्य प्लस आर्थिक दबाव, हाँ, इनसे सतर्क करना। रूस और अमेरिका और चीन से बिल्कुल भी सतर्क करना चाहिए। दुनिया में ऐसे हस्तक्षेप बढ़ सकते हैं और कमजोर देशों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। भारत को अमेरिका से हथियार लेने पर सतर्कता क्यों बरतनी चाहिए, या रूस से, आइए हम लोग उस पर कुछ पॉइंट पे बात करते हैं। अमेरिका भारत को हथियार बेच रहा है 2025 में बिलियन डॉलर डील्स, जैसे P-8I अपाचे हेलीकॉप्टर, जेट इंजन टेक्नोलॉजी, लेकिन पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या स्वतंत्र स्किल डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। अमेरिका ITAR जो है, ITAR इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन जैसे सख्त नियमों से टेक्नोलॉजी शेयर करने में कंजूसी करता है। भारत को बायर बनाकर रखना चाहता है, न कि स्वतंत्र पार्टनर बनाकर रहना चाहता है। 2015-25 से 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क साइन हुआ, जो को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयर बात करता है। लेकिन ट्रेंड ट्रैफिक विवाद, रूसी ऑयल खरीद पे ये डील्स प्रभावित होता है। भारत मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहा है, लेकिन अमेरिका डील्स में डिफेंस डिपेंडेंसी बढ़ सकती है, जैसे रूस से पहले था। सतर्क रहना चाहिए। हथियार लेते समय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और स्वतंत्रता पर जोर दें। भारत रूस, फ्रांस, इजराइल से भी बैलेंस करना चाहिए और करके रखना चाहिए, जो कि अच्छा रहेगा। कि कुल मिला के बड़े देशों की पॉलिसी जो है अपना ही हित पहने होता है। भारत जैसे देशों को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्वतंत्र नीति, विदेश नीति बनाए रखनी चाहिए। न अमेरिका के साथ पूरी तरह से, न रूस के, न चीन के साथ रहे। सतर्क रहे, आत्मनिर्भरता पे ही बचाव रहे। यानी बच्चों आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये जो था, तो साम्राज्यवाद की अगर देखा जाएगा कि ब्रिटिश में साम्राज्यवाद का भारत पर प्रभाव, तो ब्रिटिश में जो है अंग्रेजों ने जो है, एक तरह से देखा जाए तो साम्राज्यवाद, यानी भारत पे जो भारत पे जो अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेजों ने जो अटैक किया था भारत पे, अंग्रेजों ने जो शासन किया, वो साम्राज्यवाद का ही है। जबरदस्ती आए सब और यहाँ पे हावी हो गए सब ना। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर 1757 से लेकर 1947 ईस्वी तक है ना, तक शासन किया। प्लासी का जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में, तो तब से लेकर शासन किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होकर ब्रिटिश राज तक चला। यानी हमको लग रहा है 1700, 1800, 1900, इन 300 वर्ष अंग्रेज भारत पे सब कुछ लूट के लेके गए, ये सब ब्रिटेन वाले। अब ब्रिटेन भारत पे नहीं किया भैया, जापान पे, ऑस्ट्रेलिया पे, है ना, ये सब साम्राज्यवाद है, यही चल रहा है यहाँ पे। अब कई सौ बरिस ये लूटेगा वहाँ पे, तेल वोल कौन वहाँ जाएगा, इतनी की 250-250 है सब। यह प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहरा था। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि नकारात्मक प्रभाव ज्यादा थे। भारत में शोषण था, गरीबी थी, विभाजन था, लेकिन कुछ सकारात्मक बदलाव भी हुए। तो नकारात्मक भारत में जो हुए प्रभाव, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जब ब्रिटेन जो है हम लोग के ऊपर शासन किया, अंग्रेजों ने किया, तो क्या नकारात्मक आर्थिक शोषण हुआ। भारत को ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल सप्लाई बना दिया गया। सब कच्चा माल यहाँ से लेके जाते थे या अपना कंपनी बिठा में वहाँ बना के लाते थे। भारत की
यानी यहाँ से जो लोहा, टीना, चांदी, सोना चांदी सब उठा के लेके गए, सब लाद लाद के। भारत की जीडीपी हिस्सेदार विश्व में 1750 में 25% घट के 1900 में 2% जीडीपी विकास दर देख लिए। 25% पहले थी 1750 में। 1750 में यानी अमेरिका का जब वर्चस्व हुआ 1900 तक में, 1750 में प्लासी का युद्ध 1700 भारत, अब देखिए भारत का जीडीपी जो है 1750 में 25% था, जो कि बाद में घट के 1900 में 2% हो गए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, भारतीय हस्तशिल्प नष्ट, बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में, जैसे संकटों में लाखों मौतें हुई थी। फिर भी 1947 में आज़ादी मिले भारत को। सामाजिक और सांस्कृतिक नस्ली भेदभाव भारत में बहुत बढ़ा दिए थे सब, जब तक अंग्रेज भारतीयों को हीन माना गया। सती प्रथा पे रोकने जैसे सुधारों के बावजूद समाज में विभाजन बढ़ा। राजनीतिक डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी में हिंदू मुस्लिम विभाजन जो 1947 के बंटवारे के कारण बना, लाखों मौतें, विस्थापित, अकाल और गरीबी। ब्रिटिश नीतियों से कई अकाल, जैसे 1770 में हुए करोड़ों विभाजन में। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए कि साम्राज्यवाद ब्रिटिश राज के नक्शे 1909 में अगर देखेंगे ना, तो भैया आप 1909 के उसके नक्शे देखेंगे भारत पर ब्रिटिश किस तरह से, भारत में अभी क्या लाहौर है, क्या भारत में जो उस समय लाहौर पाकिस्तान जो बढ़ गया, वो ढाका, वो पूरा ना ट्रेन सब और ट्रेनों को खींच खींच के लेके आए सब समुद्री तटीय इलाकों पे, जहाँ से नाव से भर भर सब कच्चा माल और सामान लाद लाद ट्रेनों में सोना चांदी सब लेके गए। तब ना 1914 की बात से जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसी से 1914 से लेके हमारे सभी लोगों ने मिल के लड़ा, यार देश में नहीं रहेगा। तो जैसे रामू करके मार रहा है गोली, या सबको मार रहा है, तब ये सब आपस में लड़े सब युवा साथी। तो ब्रिटिश का अगर नक्शा देखा जाएगा ना भैया, तो इसने सब पे कब्जा किया है ना 1909 से। भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण देखिए 1909 में, अगर जाके देखें पूर्ण रूप से भारत पर 1909 का आप जो है उसका नक्शा देख लीजिए। ब्रिटिश द्वारा बनाई गई रेलवे आप देख सकते हैं भारत में उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। 1947 में बंटवारा जो हुआ था, गांधी जी और विभाजन की त्रासदी, कुल मिलाकर ब्रिटिश शासन ने भारत को शोषण किया और गरीब बनाया। लेकिन आधुनिक संस्थाओं की नींव जो है रखी गई, चूंकि अपने लिए ही रखे थे, बाद में लोगों ने उसको सीख करके आगे बढ़ा। तो एक तरह से साम्राज्यवाद जो है इसका बहुत पहले से उदाहरण है। भारत खुद ही उससे ग्रसित था 300 बरस, उसके पहले 200 बरस मुगलों से रहा, उसके बाद ये 300 बरस इन लोग से रहा। तो रोमन साम्राज्य जो है ऐसे ही स्थापित हुआ था, उसमें साम्राज्यवाद हावी हुआ था, यानी बड़े देश छोटे देशों पे कब्जा किए थे, जो हॉलीवुड की फिल्मों में हम लोग देखते थे, है ना, जो कि एक शोषण था। रोमन साम्राज्य प्राचीन काल का सबसे बड़ा उदाहरण रोम ने प्राचीन काल में और आधुनिक काल दोनों देखते हैं। आधुनिक काल में आप देख लीजिए रूस का यूक्रेन का देख लीजिए साम्राज्यवाद, और रूस का और अमेरिका का वेनेजुएला पे, और चीन का तिब्बत पे देख लीजिए आप। अब देखिए प्राचीन काल का जो कुछ चीजें हम उस पर फोकस करते हैं। प्राचीन काल का सबसे बड़ा उदाहरण रोम ने यूरोपीय उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के बड़े हिस्सों सैन्य विजन में नियंत्रण किया। इसका विस्तार 206 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक तेजी से हुआ था। और साम्राज्यवाद का एक दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे, स्पेनिश साम्राज्य की अमेरिका विजय। 15वीं से 16वीं शताब्दी में स्पेन ने कोलंबस और जैसे कॉन्क्विडोर्स के जरिए मैक्सिको और पेरू साम्राज्यों को जीता, सोना चांदी और साधनों का शोषण किया। यही काम होता है साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कौन नहीं जानता है। ब्रिटिश साम्राज्य भारत में ही आज तक उसकी नींव है। 1900 से 20वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य, जिसे सूरज कभी नहीं डूबने वाला साम्राज्य कहा जाता था, भारत। देखिए अंग्रेज कहाँ का भारत पर, अफ्रीका पे, पूरा अफ्रीका पे, ऑस्ट्रेलिया पे, कनाडा आदि पे कब्जा किए थे सब। जापान पे भी 1920 के आसपास अपने चरम पे थे सब 1920 में। अफ्रीका का बंटवारा इन्हीं लोग की वजह से, अफ्रीका जो है बटा था
1888 1880 से 1914 ईस्वी में, है ना, के बीच यूरोपीय ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ये सब है ना। उस समय भी अफ्रीका महाद्वीप को लगभग पूरी तरह से बांट दिया। बर्लिन सम्मेलन, ये भी सब साम्राज्य वहाँ वर्चस्व की लड़ाई में ही हुआ था। अन्य उदाहरण में बहुत सारे हैं। तो ये जो अमेरिका का कार्रवाई हुआ है, उसका हम लोग खुले तौर से एक तरह से मैं अपने निजी जो मामला है मैं विरोध करता हूँ कि और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले जाना एक तरह से यह आधुनिक रूप से साम्राज्यवाद है, जिसमें कई देश, साम्राज्यवाद वही होता है जिसमें कई देश सीधे सैन्य कब्जे के बजाय आर्थिक दबाव, कर्जा जाल, निवेश, व्यापार, मीडिया, संस्कृति या राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए दूसरे कमजोर देशों पर अपना नियंत्रण प्रभाव थोपता है। चीन की बेल्ट जैसे उदाहरण में देखेंगे, चीन की बेल्ट एवं कर्ज, चीन ने क्या किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर देकर देशों पे दबाव बनाता है। अमेरिका के लैटिन अमेरिका का मध्य पूर्व में हस्तक्षेप, तेल का लोकतंत्र के नाम पर नियंत्रण करना, है ना। तो पुराना जो ये चीज है, तो साम्राज्यवाद जो है असल में एक शक्ति का देश दूसरे कमजोर देशों का या क्षेत्रों पर सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण कायम करना, ताकि उनके संस्थानों जैसे तेल, खनिज, भूमि, बाजार, श्रम और तकनीकी स्थिति का शोषण किया जा सके, अपना वर्चस्व बढ़ाया जा सकते हैं। तो मुख्य विशेषताएं, शोषण और विशेषताएं, अपना साम्राज्य जो होता है, एम्पायर एम्पायर मतलब बढ़ाना होता है, फैलाना होता है, कॉलोनियां बनाना या प्रभाव क्षेत्र बनाना होता है। मुख्य इसकी विशेषताएं, साम्राज्यवाद का यही उद्देश्य होता है कि आर्थिक लाभ, कच्चा माल सस्ते में लेना, तैयार माल महंगे में बेचना, सैन्य आधार पर राजनीतिक प्रभुत्व तरीके जो होते हैं। इसमें कैसे साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो सैन्य जो है तरीके, सैन्य विजय, आर्थिक दबाव, सांस्कृतिक प्रभाव, कठपुतली सरकारें लगाना, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, कठपुतली सरकारें को लगा करके, जैसे अभी वेनेजुएला में जो वहाँ पे बोल्ड राष्ट्रपति था, उठा लाया, है ना। ये मोदी भी क्या है, कठपुतली ही है ना। भारत इसे गुलाम हो सकता है भाई, हम लोग देखते रह जाएंगे, इसलिए आप लोग होशियार रहिए। तो सैन्य विजय, आर्थिक दबाव, सांस्कृतिक प्रभाव, कठपुतली सरकारें लगाना, है ना। सरकार, सरल उदाहरण एक तरह से देखें, ब्रिटेन ने भारत, अफ्रीका, एशिया के कई देशों पर कब्जा करके अपना साम्राज्य बनाया। ब्रिटेन ने भारत, अफ्रीका, एशिया के कई सारे देशों पर कब्जा करके अपना साम्राज्य बनाया। भारत से कच्चा माल लेता था और तैयार कपड़े बेचता था महंगे में, है ना, जिसको गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओ का नारा देके अंतिम तरफ से उसका बहिष्कार। स्पेन ने अमेरिका, मैक्सिको, पेरू पर कब्जा करने सोना चांदी लूटा था। स्पेन ने अमेरिका को लूटा था, मैक्सिको, पेरू आदि को। संक्षिप्त में कहा जाए कि बल और शक्ति से दूसरे देशों को गुलाम बनाकर उनका फायदा उठाना ही साम्राज्यवाद का असल मतलब है। तो आधुनिक रूप से इसे नया हम लोग साम्राज्यवाद कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और अब जी हाँ, बिल्कुल, हम इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम संतुलित रूप से देखते हैं कि अमेरिका को वेनेजुएला में हालिया सैन्य हस्तक्षेप जो है, रूस ने यूक्रेन पे, ये आप लोग जानते ही है। ये सबसे आपको बच के हमको रहना चाहिए, हाँ। कि तो ये अमेरिका या रूस किसी के दोस्त नहीं है। अपने दबी देखिए विदेश बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे कमाने, उनको सेना में लगा के, और ना। तो अमेरिका जो रूस में जो है, भारत के बच्चे जो है, या पढ़े लिखो यार, आगे बढ़ो, यहाँ पे सोशल मीडिया है, हर जगह से आगे बढ़ो, पावर रखो, है ना, पावर रखो, मजबूत रहिए, पावर रखिए एकदम, जितना में रहिए उतना लगे कि हाँ मजबूत है, और एकदम अच्छे से रहिए आप लोग। और यहाँ पे जो अमेरिका जो है बहुत ही गलत किया है और करता है भी, कभी भी किया है। तो सभी लोग बने रहिए वीडियो में, सबको